गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था कॉलम एंड स्टड। कॉलम एंड स्टड हम लोगों ने कल शुरू किया था और काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। कॉलम एंड स्टड के हम लोगों ने पढ़ लिया था। कॉलम की सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सारा चीज़ मैंने एक एक चीज़ आपको लिखवाई थी। आज हम लोग को सीधे देखना है आयलर फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसकी कोई प्रूविंग नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि प्रूविंग नहीं कराई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर बेस्ड ही सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपको। तो आज जितना हो जाएगा, अगर कुछ न्यूमेरिकल करा दिए तो आज ही आपका चैप्टर खत्म कराने की कोशिश करूंगा। आयलर सूत्र, कहीं कहीं यूलर लिख रहा है, कहीं आयलर लिख रहा है। जो आपकी किताब में लिखा है आप वो मानिए। आयलर लिखा है तो आप आयलर मान लीजिए। इंग्लिश में कहते हैं EULER। ये लिखा है आयलर EULER। आयलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आयलर फॉर्मूला जो है वो हमेशा बड़े कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े कॉलम का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 30D के। ये होते हैं बड़े कॉलम। तो जो आयलर फॉर्मूला है वो हमेशा हमेशा बड़े कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा, जहां पर बकलिंग हो रही होगी, यानी कि आपका जो बीम जो कॉलम है वो बेंड हो रहा होगा, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयलर फॉर्मूला। क्लियर? तो पहली इसमें कुछ आपको ध्यान रखना है कि जब बड़े कॉलम होंगे तभी आप आयलर फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप छोटे कॉलम के लिए आयलर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट मैं नोट कर दे रहा हूं। ये है P। आपको यहाँ पर वही मैंने कल आपको बताया था, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, ठीक है, ये सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर P आयलर कह लीजिए, P बकलिंग कह लीजिए, P क्रिपलिंग कह लीजिए, बात एक ही है। P बकलिंग, P आयलर या P क्रिपलिंग, एक ही बात है। पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। यहाँ पर पाई न्यूमेरिकल वर्ड है, E यहाँ पर यंग मापांक है, I यहाँ पर जड़त्व गुण है, यहाँ पर भी I जो है वो मिनिमम रहेगा। कल मैंने आपको बताया था I जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। LE जो है वो है समतुल्य लंबाई। अभी बस नोट कर लीजिए, अभी सब समझाता हूँ ये क्या है। E और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समतुल्य लंबाई क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। वो काफी बार नाम आया है समतुल्य लंबाई। आखिर है क्या चीज समतुल्य लंबाई, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा आपको L वास्तविक लंबाई, एक मिलेगा कहीं कहीं LE या LE इस टाइप से मिलेगा, या तो कैपिटल L अकेला मिल जाएगा या LE इस टाइप से मिल जाएगा। एक होता है वास्तविक लंबाई और ये होती है समतुल्य लंबाई। एक होती है वास्तविक लंबाई, एक होती है समतुल्य लंबाई। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होती है समतुल्य लंबाई। इसको नोट कर लिया। कल मैंने आपको बताया था कॉलम के जो वर्गीकरण बताया था, कॉलम के जो डिवीजन बताया था, उसमें आपको बताया था कि छोरों के आधार पर या आपके बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उनके आधार पर मैंने आपको बताया था सिरे की स्थिति के आधार पर, सिरे की स्थिति के आधार पर। ये आपने नोट कर लिया, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। इसकी प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर आपको नहीं जाना है। अब हम लोग देखेंगे समतुल्य लंबाई।
समतुल्य लंबाई। समतुल्य लंबाई वह लंबाई होती है जो भार लगाने के बाद आपको अपनी स्थिति से हटती हुई दिखाई देती है या हटती है, उसको हम लोग कहते हैं समतुल्य लंबाई। पहला है जब दोनों सिरे जो हैं हिंज हो। इफ बोथ एंड्स आर हिंज, यानी कि दोनों अगर पिन जॉइंटेड हो तब वास्तविक लंबाई इसकी L है। तो समतुल्य लंबाई अगर वेट लगा दिया जाए यहां पर दोनों तरफ, क्या होगा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, क्या ऐसी हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी जो लेंथ है वो बेंड हो रही है। LE अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, L के बराबर ही हो जाएगा। इसका जो समतुल्य लंबाई है वो इसकी वास्तविक लंबाई के बराबर होगी। समतुल्य लंबाई भी जितनी बेंड हो रही है वो वास्तविक लंबाई के बराबर ये बेंड हो रही है। अगर मैं बात करूं, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, यहाँ पर ज्यादा आपको इसमें नहीं जाना है कि कैसे होगा। अगर एक सिरा फिक्स हो और दूसरा आपका हिंज हो, यदि एक सिरा आपका फिक्स है, यहाँ पर क्या था, हिंज है दोनों तरफ, ये आपका हिंज है और ये हमारा फिक्स है। अब क्या होगा, हिंज तो मुड़ेगा लेकिन कुछ ऐसा, यहां पर जो जो फिक्स सिरा होता है, फिक्स सिरा आपको एकदम से बेंड नहीं होता है, थोड़ा सा आगे जाके बेंड होता है। तो इसके जो समतुल्य लंबाई होगी L अपॉन √2। डायरेक्ट याद कर लेना है, इसकी जो समतुल्य लंबाई होगी वो होगी L अपॉन √2। तीसरा है एक सिरा आपका फिक्स है और दूसरा सिरा जो है वो फ्री एंड है। फ्री एंड है, क्या होगा, डायरेक्ट ऐसी बेंड हो जाएगी। यहां पर ये देखिए, जब इसकी फ्री एंड है तो ये दोगुनी तरीके से दोगुनी आपकी बेंड होगी, यानी कि इससे आपका डबल। तो यहां हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका अगर मैं ऐसे कर दूं तो जब एक सिरा आपका हिंज था तो आपका L इक्वल टू आया था L। अब यहाँ पर आपके दोनों सिरे लगभग लगभग आपके फ्री हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर LE इक्वल टू हो जाएगा 2L, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की, ये समतुल्य लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 2L। एक और, इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, यदि दोनों सिरे फिक्स कर दिए जाए तब क्या होगा, यहां से भी थोड़ा सा कुछ ऐसा इस टाइप से बेंड होगी, यानी कि यहां पर भी थोड़ा सा बचेगा और यहां पर भी बचेगा, यानी कि यहां पर जो LE बराबर आ जाएगा वो आएगा L/2। मेन है ये, बहुत पूछे जाते हैं, ये कई सारे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको। ये चार चीज आपको याद करनी है। जब दोनों सिरे हिंज हैं तब LE इक्वल टू L होगा। जब एक सिरा हिंज है एक सिरा फिक्स है तो LE इक्वल टू L अपॉन √2 हो जाएगा। जब एक सिरा फिक्स है दूसरा सिरा फ्री है तब L इक्वल टू 2L हो जाएगा, LE इक्वल टू 2L हो जाएगा। जब दोनों सिरे फिक्स है तो LE इक्वल टू हो जाएगा L/2, L/2। अब इसी पर ही अगर मैं आयलर फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, π² EI अपॉन, क्योंकि LE L के बराबर है, LE², कोई दिक्कत नहीं। यहां पर LE क्या है, इसके लिए क्या हो जाएगा, L अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी कि L² यहां पर हो जाएगा 2, ये इसके लिए हो जाएगा। इसके लिए बात करूं तो 2L यानी कि ये हो जाएगा π² EI अपॉन LE² यानी कि 4L², इसके लिए हो जाएगा। और इसके लिए हो जाएगा L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L² और 2 का स्क्वायर 4, जो कि ऊपर चला जाएगा। ये देखिए चारों के लिए मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पर ड्राइव किए हैं।
पी आइलर, यानी कि आइलर फॉर्मूले से अगर आपको बकलिंग लोड निकालना पड़े तो आपका ये रहेगा, बकलिंग लोड कह लीजिए, क्रिपलिंग लोड कह लीजिए, आइलर फॉर्मूले से आपके ये चारों फॉर्मूले अलग अलग होंगे। आपको जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएगा कि कौन सी कंडीशन है, आपका ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये है या ये है, ये चारों में से कोई भी एक ही आपसे पूछी जाएगी जो कि आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले जो आपने लगाए हैं उसका कुछ एजम्पशन है, यानी कि कुछ ना कुछ ये जो है आपको कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जैसे मैं कुछ कंडीशन तो आपको कल भी बता दिया था, कुछ एक एक्स्ट्रा है, क्या है कि जो आपकी कॉलम है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी का हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपका भंगुर मटेरियल नहीं होना चाहिए कि आपने थोड़ा सा भी लगाया और वो टूट गया, जैसे कांच वगैरह जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल नहीं होना चाहिए। जो आपका भी जो मटेरियल है वो आपका ब्रिटल मटेरियल ना हो के आपका ये इलास्टिक मटेरियल हो, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल में ही ये बेंडिंग की पॉसिबिलिटी होगी, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो तुरंत टूट जाएगा। और मैंने क्या बताया था, ये जो आपका जो मेटल है या मटेरियल है इसका कॉलम का, वो होमोजीनियस होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक एक ही मटेरियल का होना चाहिए। आपके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कॉमन होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग नहीं होना चाहिए। और क्या है, संपीड़न भार जो है, इसका जो संपीड़न भार है वो एक्सिस पर ही लगा हो, संपीड़न भार जो है वो उसके एक्सिस पर ही लगा हुआ हो, तभी आपका ये बेंडिंग होगी। अगर आपके लिए अभी दूसरा मैंने जो लोड बताया था उसको लो मैं हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, उसके लिए क्या बताया था मैंने, इसेंट्रिक लोड जो बताया था उसके लिए हम लोग अभी सेपरेट देख लेंगे। कॉलम पर भार जो है समानुपाती होगा अंदर से कब्जेदार, ये इसका जो खुद का वेट है वो नगण्य मानते हैं, यानी कि कॉलम का जो खुद का वेट है वो हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऑब्वियसली वजह से कब्जे लग रहे हैं तो कब्जे में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग, उस जो कब्जे होंगे उनको हम लोग मानते हैं फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस मानते हैं। ये चारों चीजें नोट कर लिया आपने, ये चारों चीजें नोट कर ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तन्यता अनुपात, क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तन्यता अनुपात। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तन्यता अनुपात। क्रिपलिंग प्रतिबल एवं तन्यता अनुपात। क्रिपलिंग प्रतिबल एवं तन्यता अनुपात अगर बात करें तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, बल इंटू एरिया, आपको सभी को पता है प्रतिबल बराबर होता है बल गुणित क्षेत्रफल, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पी आइलर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर या एल ई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इस आई इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आई इक्वल टू क्या होता है ए के स्क्वायर। तो यार अगर आई इक्वल टू मैं ए के स्क्वायर लिख दूं, इस पीई को क्या मैं ले सकता हूं, पीई अभी मैंने आपको बताया क्या, क्रिपलिंग प्रतिबल सिग्मा सी इंटू ए इक्वल टू होता है सिग्मा पी ई, बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सभी को पता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए, सिग्मा सी इंटू ए। पाई स्क्वायर ई ए, ये को नीचे ला रहा हूं तो L अपॉन
के का होल स्क्वायर। यही होता है तनुता अनुपात। एल अपॉन के का एल अपॉन के को ही कहते हैं हम लोग तनुता अनुपात। एल अपॉन के को ही हम लोग क्या, कल मैंने आपको नोट कराया था, एल अपॉन के को बोलते हैं हम लोग तनुता अनुपात। इसको नोट कर लीजिए। इधर थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। अभी मेरा तनुता अनुपात तो आ गया, क्रिपलिंग प्रतिबल अभी मेरा बाकी है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, क्या मैं यहाँ पर P अपॉन ए, ये वाला ए जो है मैं इधर ले आऊं, इक्वल टू ले सकता हूं पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन के का स्क्वायर। ये आ गया मेरा सिग्मा सी। आ गया बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आ गया सिग्मा सी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन के का स्क्वायर। ये आ गया इन दोनों में संबंध। किसमें दोनों संबंध, क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तनुता अनुपात में संबंध। ये है हमारा क्रिपलिंग प्रतिबल और ये है मेरा तनुता अनुपात। यानी कि क्रिपलिंग प्रतिबल इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर ई अपॉन तनुता अनुपात। क्रिपलिंग प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई अपॉन तनुता अनुपात का स्क्वायर। ये कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तनुता अनुपात में संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध बताइए। तब आपको ये प्रूविंग करनी पड़ेगी। जब आपसे पूछा जाएगा क्रिपलिंग प्रतिबल तथा तनुता अनुपात में संबंध ज्ञात कीजिए, तब आपको आना चाहिए। ये आपका आयलर फॉर्मूला है। आई का मान ए के स्क्वायर रख दिया, ए के स्क्वायर, के को नीचे ले गए तो वो तनुता अनुपात बन गया, ए को इधर ले आए तो वो मेरा बन गया, ए को इधर ले आए तो बन गया मेरा क्रिपलिंग प्रतिबल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा है बिल्कुल। ए को यहाँ पर आई को ए को इधर ले आए और के को नीचे ले गए, बस इतना सा काम करना है। अब आते हैं हमारा रैंकिन फॉर्मूला पे। दो फॉर्मूले हैं आपके, एक तो था हमारा आइडर वाला, एक आया हमारा रैंकिन फॉर्मूला। सेकंड है हेडिंग कर लीजिए, रैंकिन गॉर्डन सूत्र। रैंकिन गॉर्डन फॉर्मूला। ये जो रैंकिन गॉर्डन फॉर्मूला है, ये दोनों के लिए आपको यूज कर सकते हैं। आप छोटे कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं और बड़े कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, 1 अपॉन पी, रैंकिन इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू पी क्रिपलिंग प्लस 1 अपॉन पी आइडर। पी क्रिपलिंग इंटू पी आइडर, ये दोनों है आपको डायरेक्ट याद रखना है बिल्कुल। अब यहां पर देखिए पी क्रिपलिंग क्या हो जाएगा, सभी को पता है, पी क्रिपलिंग इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए, सिग्मा सी इंटू ए। और पीई का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
ये लीजिए, क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा पीई और यहाँ पर आ जाएगा पी कपलिंग, यानी कि पी आर का जो मान आ गया वो आ गया उल्टा हो जाएगा, ये लीजिए, ये आ जाएगा हमारा पी क्रिपलिंग और ये हमारा आएगा। इसमें इन दोनों का मान रख के हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए केवल, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पीई को मैं नीचे ला रहा हूं, यहां बचेगा पी क्रिपलिंग डिवाइड बाई, ये पीई है तो डिवाइड बाई पीई हो जाएगा, प्लस क्या किया मैंने, इस पीई को मैं नीचे लेके आ गया, ये कट जाएगा, ये भी। अब अगर मैं मान रख दूं पी कपलिंग का क्या है, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस पी कपलिंग का है सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई पीई का है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एल को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, चलिए नीचे ले लेता हूँ, एल स्क्वायर अभी बाद में ले चलेंगे। क्या किया मैंने, सबका मान रख दिया, पी कपलिंग का पी और पीई का दोनों का मान रख दिया मैंने। थोड़ी सी जगह की कमी पड़ जाती है, बड़ा बड़ा इसलिए लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, वरना अगर छोटा छोटा लिखूंगा तो फिर ये तो बन जाएगा लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। पाई स्क्वायर आई को मैं ए के स्क्वायर लिख रहा हूं, आई को क्या लिख लिया मैंने, ए के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, के को मैं नीचे लाया तो ये हो गया एल अपॉन के का स्क्वायर, कट गया। सिग्मा सी डिवाइड बाई ये नहीं करा, ये वाला करा, सिग्मा सी इंटू ए ऊपर तो है ही, ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा आपस में, ये वाला कटेगा, पाई स्क्वायर ई, ठीक है। ये देखिए सिग्मा सी की जगह सिग्मा सी आ गया, पाई स्क्वायर ई यहां पर आ गया, इस एल अपॉन के को क्या मैं के अपॉन ऊपर ले जाऊंगा, इसको क्या मैं ऊपर ले जा सकता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा, क्या किया मैंने, इसको, ये बटे में है तो बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो सीधे सीधे एल अपॉन के यहीं पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई और एल अपॉन के का स्क्वायर। ये जो होता है इसको कहते हैं रैंकिन कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट।
इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया, पी आर इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए। ये है हमारा मेन रैंकिंग फॉर्मूला। ये है हमारा मेन रैंकिंग फॉर्मूला, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस ए हमारा रैंकिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी रहेगी एल अपॉन के का स्क्वायर। ये हमारा क्या है रैंकिंग, एल अपॉन के क्या है हमारा तन्यता अनुपात। इसको नोट कर लीजिए। के की बात करें तो आई अपॉन ए होता है, के इक्वल टू आपको पता है, के इक्वल टू होता है आई मिनिमम जो होता है आई मिनिमम अपॉन ए। के का मान ये होता है, एल यहाँ पर समतुल्य लंबाई है, ए की वैल्यू ये रैंकिंग स्थिरांक है, तो आप लिखेंगे रैंकिंग स्थिरांक। रैंकिंग स्थिरांक सिग्मा सी क्या है हमारा प्रतिबल है, जो अभी हम लोगों ने नोट कराया था। कौन सा प्रतिबल? क्रिपलिंग प्रतिबल। क्रिपलिंग प्रतिबल 1/अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं। और क्या है? ए मेरा क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट। चलिए यहां तक अब हमारा कंप्लीट हो गया है, रैंकिंग स्थिरांक हो गया। थ्योरी हमारी लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। थ्योरी जो है हमारी आयलर फॉर्मूला भी हो गया, रैंकिंग फॉर्मूला भी हो गया, आपके सारे फॉर्मूले भी लगा दिए मैंने। अब हमको केवल और केवल न्यूमेरिकल देखने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। अब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले जो है यूज कैसे करने हैं। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं हमेशा, आयलर फॉर्मूला और रैंकिंग फॉर्मूला। कौन कौन से? एक आयलर, पी आयलर क्या होगा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, यह आयलर फॉर्मूला होता है। रैंकिंग सूत्र होता है ये दो फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। ये दो फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। यही दोनों फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करने हैं। सही लिखा है, सिग्मा सी इंटू ए एल अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अलग अलग मान है। के का मान मैंने आपको अलग बता दिया, ई आई इक्वल टू ए के स्क्वायर वगैरह लिख सकते हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। चलिए एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए। देखिए, एक मृदु इस्पात ट्यूब, एक मृदु इस्पात ट्यूब जो 4 मीटर लंबी, जो 4 मीटर लंबी एवं 30 mm आंतरिक व्यास ट्यूब है। तो आपकी खोखली होगी 30 mm आंतरिक व्यास
तथा 4 mm मोटी है। 30 mm आंतरिक व्यास तथा 4 mm मोटी है। 4 mm मोटी है। एक प्रलंबन स्तंभ जिसके दोनों सिरे हिंज हैं, जिसके दोनों सिरे, एक प्रलंबन या स्टड, सीधे सीधे लिख लीजिए स्टड, एक प्रलंबन स्तंभ जिसके दोनों सिरे हिंज हैं की तरह प्रयोग की जाती है, की तरह प्रयोग की जाती है। निपात भार, अब निपात भार कह लीजिए, क्रिपलिंग भार कह लीजिए, बात एक ही है। निपात भार ज्ञात कीजिए। E बराबर दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। E इक्वल 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारी बड़ी बीम है, बड़ा कॉलम है, स्तंभ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आयलर फॉर्मूला लगाएंगे। रैंकिन फॉर्मूले की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। रैंकिन फॉर्मूला तभी लगाना जब स्मॉल ए का मान आपको गिवन हो। स्मॉल ए का मान गिवन है तो आपको रैंकिन फॉर्मूला लगाना है, अन्यथा आप आयलर फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एक ट्यूब जो है जो 4 मीटर लंबी है, L इक्वल टू है 4 मीटर, यानी कि आंतरिक व्यास डी इंटरनल जो है वो 30 mm है। डी आउटर कितना हो जाएगा, 4 mm जो है वो मोटी है। तो ये देखिए जरा, अगर कोई रॉड है, ये इसकी है 30 mm, और ये जो लंबाई दी गई है ये दी है 4 mm। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 + 4, यानी कि बच्चे क्या करते हैं 30 + 4 34 mm करके आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर गलत हो जाता है कि 30 mm ये इंटरनल है, 4 mm मोटाई है, 30 + 4 34 करके आगे बढ़ गए। 4 mm मोटाई यहाँ पर है तो 4 mm यहाँ पर भी तो होगी। तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, 38 mm। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है, दोनों सिरे हिंज हैं। दोनों सिरे हिंज है का मतलब क्या है, आपको अभी बताया था। क्रिपलिंग जो समतुल्य लंबाई होगी, दोनों सिरे हिंज है, तो वो L के बराबर ही होगी, यानी 4000 mm ही होगी। समतुल्य लंबाई होगी वो वास्तविक लंबाई के बराबर होगी। और क्या कह रहा है, बस भार ज्ञात करना है। E का मान दिया है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता है आयलर का। पाई का मान 3.14 रख देंगे, E का मान 2.1 इंटू 10⁵ दिया है, I आपको निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, पाई D⁴ अपॉन 64, पाई D⁴ अपॉन 64, यही होता है। मैंने आपको जड़ तागोर में बहुत ही क्लियर बताया है कि आउटर में से इनर डायमीटर कम कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा पाई आई एक्स या आई वाई वाई या आई मिनिमम, एक ही बात होती है इसमें। तो आई का मान हो जाएगा पाई, आउटर का मान है 38⁴ माइनस इनर है 30⁴ अपॉन 64। आई का जो मान आएगा वो आप कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है। आई का मान यहाँ रखना है, ई का मान यहाँ पे रखना है, पाई का मान रखना है, एल ई का मान 4000 दिया है, सब कुछ आपको मान रख लेना है। आपको ये मान पूछा गया है, ये आपका निकल आएगा। ये देखिए, पाई का मान अगर मैं 3.14 रख दूं, ई का मान 2.1 इंटू 10⁵ रख दूं, आई का मान मैं देख लेता हूं कितना आ रहा है बुक्स में, उसके अनुसार रख दूंगा। आई का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 6256 6256 1 6256
62561.36 इतना आ रहा है। मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, वो आप लोग देख लेना। कोई बच्चे कहते हैं कि सर आंसर गलत आ गया। भाई आंसर थोड़ी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, आंसर हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि मैं यहाँ कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ। मुझे इतना बताना है कि इस फॉर्मूले में आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। अब वो काम आपका है कि आप इसको कैलकुलेशन करें। मैं आंसर आपका सही भी हो सकता है, ये इसके आंसर की कोई गारंटी नहीं है कि ये सही है या गलत है। मैंने बुक से देख के लिख दिया है, बुक्स में गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए, आई का मान हो गया, एल ई का मान है 4000। इसकी जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 7718 7718.198 ये आंसर आ रहा है। इस आंसर की कोई गारंटी नहीं है ये सही है या गलत है। हो सकता सही हो सकता गलत हो, तरीका सही है, इतना आपको पता होना चाहिए। आपको ये जो कैलकुलेशन है, आपके पास कैलकुलेटर है और एग्जाम में अलाउड है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो भी वैल्यू, जो भी मैं ये लिखवाता हूँ, इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि वाकई में ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा वृत्ताकार कॉलम, 1.5 मीटर लंबा वृत्ताकार कॉलम जिसका व्यास 50 mm है, जिसका व्यास 50 mm है, जिसका व्यास 50 mm है, जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र है। मैंने आपको बताया था, कंडीशन देगा। ये देखिए कहा, क्या कह रहा है, जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र है। आपको याद होना चाहिए, एक सिरा बद्ध दूसरा सिरा स्वतंत्र, यानी कि इसकी जो वो हो जाएगी 2l, इक्विवेलेंट लेंथ जो हो जाएगी इसकी 2l हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक सिरा बद्ध हो दूसरा सिरा स्वतंत्र हो, तो इसका जो समतुल्य लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी 2l है। एक सिरा बद्ध तथा दूसरा स्वतंत्र है। सुरक्षा गुणांक 3 है। इसमें अब देखिए, आपको सुरक्षा गुणांक लिखवाया था। सुरक्षा गुणांक मैंने आपको लिखवाया था, क्या सुरक्षित भार में लिखवाया होगा, आपको कुछ याद आ रहा होगा आपको। ये देखिए, ये मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला। सुरक्षित भार बराबर क्या होता है, बैठाव भार बटे सुरक्षा गुणांक। तो यही चीज सुरक्षा गुणांक इसमें दी है। खैर अभी आगे यूज होगा। सुरक्षा गुणांक 3 है। सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए, सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए। तो सुरक्षित भार कैसे निकलेगा, बैठाव भार निकाल लेंगे, सुरक्षा गुणांक बाई 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा सुरक्षित भार। इसके बाद नंबर 1 है, नंबर 1 पर है रैंकिंग सूत्र का प्रयोग कीजिए। पहले क्या रहा है, रैंकिंग सूत्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है, रैंकिंग सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। रैंकिंग सूत्र का प्रयोग कीजिए, इसमें दिया है रैंकिंग सूत्र का प्रयोग कीजिए। क्रिपलिंग प्रतिबल यानी कि सिग्मा सी, क्रिपलिंग प्रतिबल दिया है 560 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ए बराबर दिया है मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए बराबर दिया 1/1600। ये देखिए, ये चीज दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करना पड़ेगा। ये देखिए, मेगा न्यूटन को क्या लिखेंगे, न्यूटन में 10 पावर 6,
मेगा न्यूटन, न्यूटन में क्या आएगा 10 पावर 6, और मीटर को एम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 10 पावर 6, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 560 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये ए का मान दिया है। सबसे पहले क्या करना है, रैंकिन भार निकालना है, तो क्या सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए एल अपॉन के का स्क्वायर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या निकालना है। तो सिग्मा सी का मान दिया है, ये दिया है 560 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ए हम लोग निकाल लेंगे। ए के लिए उसने कुछ दिया है क्या, जिसका, हाँ दिया है, वृत्ताकार कॉलम है जिसका व्यास 50 mm है, वृत्ताकार कॉलम है। ए का मान दिया है 1/1600। सिग्मा सी का मान दिया है 560। क्या ये होता है, ए बराबर हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 डी का मान दिया है 50 mm, π/4 इंटू डी स्क्वायर ये दिया है 50 mm। इससे आपका एरिया निकल आएगा। एरिया जो आ रहा है π/4 इंटू 50 का स्क्वायर 1962। एरिया आ गया 1962, ये दिया है, ये दिया है। अब बच रहा है एल अपॉन के। एल यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ है, और क्या ये कहा था इसने कि एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L, और एल की शायद लंबाई दी गई है, इसमें दिया गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा है, इंटू 2 कर देंगे तो ये जाएगा 3 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लंबा लंबाई दी गई है। इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि एक सिरा बद्ध तथा दूसरा स्वतंत्र है, तो 2L हो गया, यानी 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर, यानी कि 3000 mm। अब बताइए क्या बच रहा है, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एल आ गया, के बच रहा है। आई इक्वल टू ए के स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये होगा आई मिनिमम अपॉन ए। अब आई कौन सा है, ये देखिए, ये आपका जो दिया है वो वृत्ताकार रॉड है, तो π/4 इंटू पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, यही होगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। आई का मान जो है, अब मैं यहां लिख ले रहा हूं, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। पाई डी का मान कितना दिया है 50, 64, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। आई का जो मान आ रहा है वो देख लेते हैं, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, इसका जो मान आ रहा है 30, 66, 40, 30, 66, 40.62। मैं फिर से बता दूं, इन आंसर की कोई गारंटी नहीं है, आप क्रॉस चेक करें। ये आपको दिया है, ये लीजिए, ए का मान दिए। अब तो कुछ नहीं बच रहा है, अब तो कुछ भी नहीं बचा आपका। ये देखिए 30, 66, 40.62 डिवाइड बाई ए का मान आ गया 1962.5। सारे मान आपको दिए गए हैं, निकाले जा सकते हैं, आपने निकाल दिए। अब तो कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि क्या कौन सा बच रहा है। ये 560 है, ए का मान ये रहा, 1 आपको 1 ही रखना है, इसका मान 1/1600 दिया गया है। एल का मान ये है आपका 3000 है, के का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और जो भी मान आएगा वो आएगा पी आर, यानी कि आपका रैंकिन का फॉर्मूला से आपको
भार निकल आएगा, जो भी भार पूछा गया है। इसका जो मान आ रहा है 29702। अब जो भी आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ रहा है, 29 किलो न्यूटन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, ये आ रहा है वाली 29 लिख लेता हूं, चलिए 29702.7 न्यूटन। लेकिन ये चीज नहीं पूछा गया है, उसने कहा सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए। तो सुरक्षित भार के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिपलिंग भार यानी बहकाव भार डिवाइड बाई सुरक्षा गुणांक, ये आपका होगा सुरक्षित भार। ये है आपका सुरक्षित भार। ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर नहीं है, इसमें बाई 3 करेंगे तब आएगा आपका सुरक्षित भार, जो कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए। तो सुरक्षित भार के लिए आपको ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 करके। इसमें आपको सबके मान रखना है, फिर से बता दे रहा हूं, ये दिया है 560, ए का मान ये रहा, 1 की जगह 1 रखना है, ए की जगह 1/1600 रखना है, एल का मान 3000 है, के का मान आपको यहां से मिलेगा, इन सब का मान यहाँ पर रखकर आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। अब मेरे भरोसे मत रहना कि मैं आपको कैलकुलेटर लेके आऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा, इतना टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप कैलकुलेटर लेकर बैठें और इसको सॉल्व करके देखें कि क्या वाकई में इतना आ रहा है, इतना आ रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा किताब में गलती है, आप में गलती नहीं है, आपने जो निकाला वही आपका सही आंसर होगा। 1-2 बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना अगर कुछ गलत आ रहा हो, बाकी आपने जो किया वही सही है। इसके बाद इसी में ही दिया है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करके यंग आयलर सूत्र के प्रयोग से भी मुझे मान निकालना है सुरक्षित भार। आयलर सूत्र का भी प्रयोग करके मुझे सुरक्षित भार निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने रैंकिन का इस्तेमाल किया था, अब आयलर का कर लेंगे, एक ही बात है। यहां पर क्या कर देंगे, आयलर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये लीजिए, ये तो और भी आसान है। ये पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, सबका मान दिया गया है, ई का मान दिया है 2.1 × 10⁵ दिया गया था, ई का मान गिवन है क्या, ई का मान दिया गया है आयलर सूत्र में 120 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ई का मान दिया गया है गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 120 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या आएगा, गीगा क्या करेंगे 10⁹ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 10⁹ न्यूटन हो गया। मीटर क्या लिखेंगे, एमएम में लिखना है तो यहां हो जाएगा 10⁶ एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना था तो गीगा को किया पहले न्यूटन में कन्वर्ट किया, 10⁹ हो गया, मीटर को एमएम में किया 10⁶ हो गया, ये आपका आ गया 120 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ई का जो मान आ गया 120 × 10⁻³ आ गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान न्यूमेरिकल है, ई का मान 120 × 10⁻³ दिया है, आई का मान आप यही रखेंगे, ये वाला रखेंगे, एल ई का मान ये रहा हमारा 3000, 3.14 का स्क्वायर इंटू ई का मान है 120 × 10⁻³ आई का जो मान है एल ई का मान है 3000, स्क्वायर कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, निकल आएगा। इसमें भी आपको अगर सुरक्षित भार निकालना है तो बाई 3 कर देंगे, जो भी आपका लोड आएगा, आयरन लोड जो भी आएगा डिवाइड बाई 3 कर देंगे लास्ट में, और आपका निकल आएगा सुरक्षित भार। बिल्कुल डिवाइड बाई 3 करना है आपको, तो जो भी मान आएगा डिवाइड बाई 3 करके आपका सुरक्षित मान निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको रैंकिन सूत्र का भी आपको प्रयोग करके दिखा दिया है।
आयरन सूत्र का भी प्रयोग करके दिखा दिया। इस पर जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल में या आपको प्रैक्टिस सेट में, वो आप लोग जरूर ट्राई करिए। जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा। तो अब हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल इस पर और आपके कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो कराएंगे, नहीं तो आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा इस पर ही, कॉलम एंड स्टड के कुछ जो आपके आ चुके हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन कल करा देंगे। वो सब होने के बाद फिर हम लोग कल करते हैं नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपको वाकई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, तो आपको वो चीज़ दोबारा बता दी जाएगी। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।